हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है आप लोगों के लिए मिसलेनियस के टॉप 10 प्रश्न। तो आज का सेशन भी रहेगा कुछ खास, तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से सब सब्जेक्ट के टॉप 10 प्रश्न करवाए जाएंगे और एकदम इम्पोर्टेंट का कलेक्शन यहाँ पे आपको दिया जाता है। आप आराम से हैंड रिटन नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, आज मिसलेनियस का टॉप 10 का पहला प्रश्न देखिए, हमारा करेंट अफेयर का आ चुका है। इसमें आपको मिसलेनियस नाम ही है, यानी आपको सारे विषय का मिक्स रहेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बसीरो दियामाए फे। नाम थोड़ा टफ है पर करेंट अफेयर का क्वेश्चन है तो ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। तो बसीरो दियामाए फे किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? आपसे ये पूछा गया है और ये 2024 का ही न्यूज़ है, तो ये भी जान लीजिए। तो किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ये आपके चुने गए हैं सेनेगल के। सेनेगल एक पश्चिम अफ्रीका में देश पड़ता है, सेनेगल। और एक चीज़ ये और जानिए कि जो बसीरो हैं ये सबसे युवा राष्ट्रपति वहाँ के बने हैं अभी तक में। सेनेगल के सबसे युवा राष्ट्रपति ये बन चुके हैं वहाँ के। और इनको मिस्टर क्लीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है वहाँ? मिस्टर क्लीन का उपाधि भी इनको मिला हुआ है। लेकिन अगर यही आपको भारत में पूछ देगा ना कभी कि भारत में मिस्टर क्लीन का उपाधि किन्हें मिला हुआ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा कि राजीव गांधी जी को मिला हुआ है मिस्टर क्लीन का अवार्ड। लेकिन यहाँ सेनेगल में किसे कहा गया है मिस्टर क्लीन? तो बसीरो दियामाए को। सेनेगल में जानते ही होंगे आप लोग कि 90% मुस्लिम आबादी है। 90% मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं। बात करेगा अगर सेनेगल का पूछ ले कि मुख्य फसल क्या है, तो मुख्य फसल वहाँ क्या है? मूंगफली है। तो ये थे कुछ सेनेगल से संबंधित प्रश्न बन गए जो आप लोगों को बता दिए। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में। विश्व में सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? यहाँ आपको विश्व में पूछ लिया गया है कि सबसे ऊंचा पशु कौन सा है। तो जब बात आएगी सबसे ऊंचे पशु की तो ये कौन है? जिराफ। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सबसे बुद्धिमान पशु कौन है, यानी कि सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है, तो वो कौन है? चिंपांजी। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है? चिंपांजी। ब्लू व्हेल मछली से क्या प्रश्न हो जाता है? तो ये है आपका विश्व में सबसे विशालकाय पशु, सबसे विशालकाय पशु, लेकिन किसमें? तो स्तनपायी में। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। बात करते हैं शुतुरमुर्ग, या फिर आपको कहीं कहीं पे ऑस्ट्रिच लिख देगा शुतुरमुर्ग को ही। तो ये क्या है? सबसे बड़ा पक्षी है। ये विश्व में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और कोशिका में जानते ही हैं कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये थे कुछ पॉइंट आपको एक जैसे संबंधित क्वेश्चन। तो अब बनता है हमारा क्या? तीसरा क्वेश्चन क्या है जो देख लेते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक, ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कब मतलब लिखित गया था, ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये सब किताब लिखित है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में रिपीटेड है बार बार। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय जी। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू कौन किताब? तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब तो मतलब और भी संबंधित है इन लोगों से, लेकिन जो मेन है एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग को जानना ज़रूरी है। उतना कितना याद रख पाइएगा। तो अगर आपको यहाँ पे एक कलेक्शन मिल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का, तो आप लोग नोट डाउन ज़रूर करिएगा। तो ये सब सारे किताब हैं जो आपको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई थी, इसलिए मुख्य हो जाता है। तो लाला लाजपत राय हो गए अनहैप्पी इंडिया के लेखक, जवाहरलाल नेहरू हो गए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। उसी तरह
अरविंद घोष का भी एक पुस्तक काफ़ी फेमस है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? तो लाइफ डिवाइन। कौन डिवाइन? लाइफ डिवाइन। बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी पुस्तक फेमस है? तो इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? यानी जो गुर्दे की पथरी है उसको किरण द्वारा तोड़ा जाता है, उसका कोई नाम होगा ना, तो उसको उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। क्या कहा जाता है? लिथोट्रिप्सी। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हर्बेरियम। कार्बन डेटिंग विधि क्या है? तो ये आप लोग को पता ही होगा और हम पहले भी बताए हैं कि जीवाश्मों की आयु निर्धारण हेतु क्या किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। इसका हिंदी क्या होता है? अनावृत बीजी। जब बायोलॉजी का क्वेश्चन रहे ना तो कुछ कुछ टर्म आपको अंग्रेजी में ही याद रखना सही रहता है। तो जिम्नोस्पर्म को हिंदी में ऐसे अनावृत बीजी कहा जाता है। तो इसमें समझिए कि ऐसा पौधा रखा जाता है ना जिनमें बीज आवरण रहित होता है, यानी कि उसको नेक्ट कह सकते हैं, बीज आवरण रहित, यानी कि जिसमें बीज नहीं हो, वैसा पौधा को इसमें रखा जाता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? आप देख रहे होंगे कि इसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है, साइंस का भी मिल रहा है, हिस्ट्री का भी मिल रहा है, करेंट अफेयर का भी मिल रहा है। अब देखिए आपको ज्योग्राफी का मिल गया, चूँकि आपका आज मिसलेनियस का सेशन है इसलिए। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? और ये काफ़ी बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड भी है। तो ये आपको जोड़ती है सुएज नहर। उसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, तो ये आपको जोड़ता है किसको किसको? कैरिबियन सागर और किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर को। प्लस का साइन दे दिए ताकि आप लोग समझ जाइए क्या ये दोनों को कौन जोड़ता है। तो पनामा नहर। अगर यही इसका पूछ ले कि लोकेशन कहाँ है, यानी अवस्थिति कहाँ है, तो पनामा पर भी है। और सुएज नहर की अवस्थिति कहाँ है? तो ये मिस्र में है, ये ध्यान रख लेना। बात करते हैं कि कील नहर किसको किसको जोड़ता है? तो कील नहर आपका जोड़ता है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। और इसका अवस्थिति कहाँ है, यानी लोकेशन? तो जर्मनी, ये भी ध्यान रख लेना। बात करते हैं केपी नहर, ये किसको किसको? तो ये आपका जोड़ता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। और ये तो आप लोग जान ही रहे हैं इसका लोकेशन कहाँ हो जाएगा? इंडिया में। तो ये थे कुछ नहर से संबंधित, सागर से संबंधित प्रश्न। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, इससे आपके पास भी एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। और अभी तक मैंने जितने भी विषय के सेशन करवाए हैं आप लोग उस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखिए। यहाँ आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाता है। ये आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आप विश्वास कीजिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा सारा सेशन। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए, शेयर भी कीजिए। अब आते हैं हम लोग छठे प्रश्न पे, जो देखते हैं कि क्या है। तो अब देखिए पॉलिटी का प्रश्न आपको मिल गया। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? यहाँ भारत सरकार को पूछा गया है जो कि कानूनी विषय पर परामर्श देता है, वो कौन देता है? तो ये देता है महान्यायवादी। और महान्यायवादी को कभी कभी इंग्लिश में भी लिख देगा अटॉर्नी जनरल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश में इनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, महान्यायवादी को। और यही अगर पूछ दे कि राज्य सरकार को कानून विषयों पर परामर्श कौन देता है, जब बात आएगी राज्य सरकार की, तब इस पे कौन देगा परामर्श? तब देगा महाअधिवक्ता, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल।
तो ये 2 टर्म है ना जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए इसको ध्यान में रख लेना है कि जब राज्य सरकार रहेगा तो महाधिवक्ता और भारत सरकार रहेगा तो महान्यायवादी। अब बात आया है महान्यायवादी से क्वेश्चन, तो कुछ और जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये किस अनुच्छेद के तहत आते हैं महान्यायवादी, तो ये 76 में इनका आपको वर्णन मिलेगा। और एक चीज़ ये और कि ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। कौन? तो महान्यायवादी। ये आपको ध्यान में रख लेना है। एक चीज़ और आपसे बार बार पूछ लिया था कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी का नाम पूछ लिया जाता है, तो ये कौन थे? MC शीतलवाड़। और आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है इसी क्वेश्चन से संबंधित कि प्रथम महान्यायवादी तो पता हो गया हम लोग को कि MC शीतलवाड़ जी थे, लेकिन फिलहाल का बताइएगा वर्तमान में 2024 में कि भारत का महान्यायवादी अभी कौन है। ठीक है, भारत सरकार का। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विशाल स्नानागार के साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए? यानी कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं और कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ विशाल स्नानागार के बारे में पूछा गया है, जो का आपको पता ही होगा कि ये कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये आपको पड़ता है लरकाना जिला में। कौन जिला में? लरकाना जिला पाकिस्तान का है। तो लरकाना जिला पाकिस्तान में क्या पड़ता है? मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछ दे कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे या उत्खनन कर्ता कौन थे, तो कौन है? और पूछा भी गया है काफ़ी बार। तो ये मोहनजोदड़ो के कौन थे? ये थे आपके राखल दास बनर्जी। कौन बनर्जी? तो राखल दास बनर्जी। और इन्होंने खोज कब की थी इसलिए भी पूछा गया, तो 1922 में। अब पूछेगा कि मोहनजोदड़ो अगर किस नदी पर है, तो ये सिंधु नदी पर है। कौन नदी पर? सिंधु नदी पर। तो लरकाना जिला में है, खोजकर्ता राखल दास बनर्जी हैं। 1922 में खोज हुआ था और ये सिंधु नदी पर है। और विशाल स्नानागार का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ। बात करते हैं हड़प्पा का, तो ये इसका लोकेशन कहाँ है? तो ये आपका कौन जिला में पड़ता है? मोंटगोमरी जिला में। मोंटगोमरी जिला भी कहाँ है? तो ये आपको पाकिस्तान के ही और ये किस नदी पर है हड़प्पा? तो ये है आपका रावी नदी पर। कौन नदी पे? रावी नदी पर। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। आप लोग सुन के भी अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप लोग के लिए हम बोलते भी जाते हैं और लिखते भी जाते हैं ताकि आप लोग का अच्छा नोट्स तैयार हो जाए। तो दयाराम साहनी थे इसके खोजकर्ता। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दे लेना है। उसी तरह कभी कभी आपको पूछ लेता है कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो बार बार रिपीट हुआ, जैसे पूछ लेगा कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से हुए हैं। और कालीबंगा है कहाँ? तो ये आपका है राजस्थान में, पता ही होगा। और अग्निहवन कुंड, 2 चीज़ काफ़ी बार पूछा गया है इसका जो साक्ष्य है, अग्निहवन कुंड और जूता हुआ खेत। बनावली कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है। और इससे बार बार एक साक्ष्य पूछा गया है मिट्टी के हल। ठीक है, मिट्टी के हल। कालीबंगा अगर पूछ दे कि किस नदी पे है, तो ध्यान रख लेना है कालीबंगा है आपका घग्घर नदी पर। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि बनावली है जो किस नदी पर स्थित है? आप लोग पढ़े ही होंगे बहुत बार, तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? आपसे पूछा गया है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। और इसे क्या धूल का मैदान भी कहा जाता है? धूल का मैदान कहिए या फिर शांति का सागर कहिए, सब किसे कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? तो चंद्रमा को ही कहा गया है।
ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, चंद्रमा का अगर आपसे अध्ययन पूछ ले तो क्या कहता है, सेलेनोलॉजी। और आपको एकदम पूरा जो इम्पोर्टेंट बनता है वही आपको यहाँ पे करवाया जाता है। बाकी तो आपको टॉपिक वाइज संडे स्पेशल में पढ़ाया ही जाता है, लेकिन यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन रहेगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चंद्रमा का अध्ययन क्या हो गया, सेलेनोलॉजी हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रख लीजिएगा कि 57% भाग है जो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। और बाकी रहा शुक्र बृहस्पति, ये सब के बारे में पहले के सेशन में भी आपको अच्छे से हम बता चुके हैं, तो आप लोग सारा सेशन ज़रूर देखा कीजिए, आपको रेगुलर मिलता है तो आप लोग यहाँ पढ़ा कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कतरनी चावल जिसे GI टैग प्राप्त हो चुका है किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो GI टैग वाले क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये आपका बिहार से संबंधित प्रश्न देखिए आप मिल गया आपको। तो GI टैग का मतलब इसका देखिए क्या होता है, फुल फॉर्म जोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है, यानी कि कह दिया जाता है भौगोलिक संकेत, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है GI टैग। तो कतरनी चावल जो है उसे GI टैग प्राप्त हो चुका है, लेकिन पूछ रहा आपसे किस राज्य से, तो ये हमारा बिहार राज्य से है। और बिहार राज्य से देखिए और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको क्या क्या मिल चुका है, मतलब GI टैग किन किन चीज़ों को, तो यहाँ पर तो जान ही गए। ऐसे कर लीजिए जैसे बीच में बिहार हो गया और इसके साइड साइड लिख लीजिए, कतरनी चावल को मिल गया GI टैग, कतरनी चावल को मिल गया GI टैग, मिल चुका है। मगही पान को मिल चुका है, मगही। अब हम लोग बिहारी हैं तो सब चीज़ बिहार के बारे में तो पक्का जानकारी रखेंगे ही, ठीक है। तो और क्या जानते हैं, जर्दालू आम देख रहे हैं, ऐसा ऐसा चीज़ है कि सब फेमस वाला चीज़ है, तो इसको ध्यान में रख लेना है। जर्दालू आम हो गया, और क्या हो गया, सिलाव खाजा। आप लोग जो होंगे नालंदा ज़िला से उनको पता होगा कि सिलाव का खाजा काफ़ी फेमस है, तो सिलाव के खाजा को भी GI टैग मिल चुका है। और किसको मिल चुका है, मरचा चावल को, मिर्चा नहीं मरचा चावल को GI टैग भी मिल चुका है। और देखिए आपको मखाना को भी मिल चुका है, मिथिला मखाना। कौन मखाना, मिथिला मखाना। तो देख लीजिए बिहार से कितने सारे चीज़ हैं। हाँ, और कोई छूट रहा है तो एक बचा देखिए, शाही लीची। कौन लीची, शाही लीची। तो आप लोग को भी प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। बिहार से देखिए क्या क्या हो गया, मिथिला मखाना, मरचा चावल, कतरनी चावल, सिलाव का खाजा, जर्दालू आम, मगही पान, शाही लीची, और एक लास्ट हो गया मधुबनी पेंटिंग। सोच लीजिए सिर्फ इतना बिहार की चीज़ों को GI टैग मिल चुका है, तो कितना गर्व का बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। वायु में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराने पर कौन सी वस्तु पहले गिरेगी। तो ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट याद ध्यान रख लेना है एकदम। पहला तो यही स्टेटमेंट हो गया कि अगर आपको जब पूछे कि वायु में अलग अलग द्रव्यमान का जब वस्तु गिराएंगे तो कौन सा वस्तु पहले गिरेगा, तो जब वायु में गिराएंगे तो भारी वाला वस्तु पहले गिरेगा, ये चीज़ आपको ध्यान। लेकिन अगर यही आपको बोल देगा ना कि निर्वात में, क्या में, निर्वात में, सेम क्वेश्चन रहेगा, खाली अगर अब आपको पूछेगा कि वायु में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराइएगा तो कौन सा वस्तु पहले गिरेगा, तो भारी वाला। लेकिन अगर आपको यही पूछ दे कि निर्वात में अगर अलग अलग द्रव्यमान को वस्तु गिराएंगे तब कौन गिरेगा पहले, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों एक साथ गिरेगा। तो इस क्वेश्चन में बस यही 2 चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टॉप 10 प्रश्नों के साथ। बाकी आप लोग संडे स्पेशल टॉपिक वाइज वाला ज़रूर सेशन कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।